सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी बड़े नेताओं ने, या कह सकें सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है, या यूँ कह सकें पहलवानों की पहचान अब होने लगी है और कईयों को तो हरी झंडी भी मिल गई है। चलिए, आज हम बिहार विधानसभा की कई ऐसी सीटों की चर्चा करेंगे जिसमें हम बताएंगे वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या हाल है। आपकी भी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या हाल है वहाँ का। शुरुआत हम करेंगे सीनियर कैशो जी हमारे साथ हैं। हम शुरुआत करते हैं मोकामा की सीट से। मोकामा, अनंत सिंह आ ही गए हैं रिहा होकर, फिर आ गए दोबारा। अब तो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया, ललन सिंह भी वहाँ चले गए और माहौल भी बनता हुआ दिखा। नहीं, आपने मोकामा की बात की, आपने अनंत सिंह की बात की। अनंत सिंह इस बार जमानत पर छूट कर आए हैं। रिहा तो पहले ही हो गए थे और जो विचाराधीन मामले हैं उसमें जब तक आप सजा याफ्ता नहीं होते हैं आपको चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है। तो अनंत सिंह आ गए हैं, अनंत सिंह जेडीयू में। तो देखिए, एनडीए में इफ बट की स्थिति खत्म हो गई है और मोकामा जेडीयू ही लड़ने जा रही है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मोकामा में अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। आपने देखा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, आपने वह दृश्य भी देखा, आप तो गवाह रहे कि ललन सिंह अनंत सिंह के बंगले पर गए और फिर रोड शो हुआ और फिर अभी अभी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पूरे तौर पर आयोजक अनंत सिंह थे और वहां ललन सिंह क्या चीज है यह सभी जानते हैं। ललन सिंह ने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि मोकामा के दो रक्षक हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे अनंत बाबू, पूर्व विधायक अनंत बाबू। तो इसके बाद एनडीए में कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं रह गई है। जेडीयू से अनंत सिंह उम्मीदवार होंगे और अनंत सिंह ही मोकामा हैं, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि चाहे राजद की बात करें चाहे जेडीयू की बात करें, इन लोगों ने तमाम प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में अनंत सिंह को शिकस्त देने की कोशिश हुई है, लेकिन अनंत सिंह तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीतते रहे हैं। आपने देखा है कि आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की, निर्दलीय जीत हासिल की, जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। तो अनंत सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो मौजूदा विधायक हैं, जो उपचुनाव में चुनाव जीती थी। नीलम देवी मतलब अनंत सिंह की पत्नी, वो तो अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में थे, गैर मौजूदगी में विकल्प वही था। हाँ, जब वह सजा याफ्ता हो गए थे। तो अनंत सिंह अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं, अपनी तैयारियों से चुनाव लड़ते हैं। और जब लोगों ने सवाल पूछा कि आप जेडीयू में शामिल हो गए हैं क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम कब बाहर गए थे, छठ पर चढ़ जाए क्या। जिस तरीके से आपसे एक संवाद में उन्होंने कहा था, जब आपने पूछा कि यह भाषा आपने कहां से सीखी है, तो उन्होंने कहा विदेश से सीखा है, चलोगे क्या सीखने। यही जवाब अनंत सिंह ने दिया था। तो अनंत सिंह अपने अंदाज, और वह कहते हैं कि मैं अंगूठा छाप हूं, हम पढ़े लिखे नहीं है और जो मन में आता है वह बोल देते हैं। तो देखिए, नीरज कुमार का जो है मतभेद, नीरज कुमार की आपत्ति, नीरज कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, मोल्डिया तोला के रहने वाले हैं। तो नीरज कुमार की आपत्ति चाहे जो कोई रहे, उन्होंने तो इसी न्यूज रूम में बैठे कह दिया था कि अगर किसी आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार में नहीं, साफ साफ वो कह रहे हैं, वही था। नहीं, साफ साफ कह रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो वह चुनाव प्रचार को नहीं जाएंगे। लेकिन जेडीयू के नेतृत्व की ओर से स्पष्ट है बात और बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अनंत सिंह से लड़ेगा कौन। मोकामा लड़ना एक कठिन चुनौती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह, जो मुंगेर से चुनाव जीते, जेडीयू के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह के समर्थन के बाद भी पिछड़ गए थे, मामूली मतों से ही पिछड़े। और 2024 में तो पेरोल पर आए थे अनंत सिंह और क्या शर्तें लगाई थी यह भी पता है। तो अनंत सिंह भी अपनी चुनौतियों को जानते हैं, अनंत सिंह जोर घटाव करना जानते हैं और अनंत सिंह को पता है कि लड़ाई मोकामा की कैसी होती है। तो जब हम अनंत सिंह के सामने की बात करते हैं तो मोकामा की पहचान क्या है। अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह 2000 में चुनाव लड़े और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को शिकस्त दी थी। इसके बाद सूरजभान सिंह का संसदीय जीवन प्रारंभ हो गया, बलिया से सांसद बने और इसके बाद वह
कानूनी पचड़ों में फंसे, फिर बीना देवी मुंगेर से सांसद बनी, उनके भाई चंदन सिंह सांसद बने नवादा से। तो सूरजभान सिंह के परिवार से 3 लोग सांसद बन चुके हैं, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार से सूरजभान सिंह के बाद कोई मोकामा का विधायक नहीं बना है। अब यदि हम यह मान लें, और यही माना जाना चाहिए, कि अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार मोकामा में होगा, तो कौन होगा? तो देखिए, आपको पिछले दिनों याद होगा कि इस बात का ऐलान इंडिया ब्लॉक के भीतर हुआ था कि 2 नए दल महागठबंधन में आ रहे हैं, जेएमएम और आरएलजेपी। तो आरएलजेपी का मतलब पशुपति पारस की पार्टी। पशुपति पारस की ताकत क्या है, क्या नहीं है, यह तो गर्भ में है, और जब वह लड़ेंगे तो मालूम होगा, क्योंकि अब तक उनकी ताकत रामविलास पासवान और लोजपा की रही है, और जब से उन्होंने आरएलजेपी बनाया कोई चुनाव लड़ा नहीं है। तो पशुपति पारस से अधिक ताकत सूरजभान सिंह की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, अपने जातीय समूह में और अपनी जाति के लोगों के बीच में। और मोकामा की लड़ाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की फैमिली में होती रही है। तो यदि आरएलजेपी आ रही है तो क्या सूरजभान के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा? नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह, जो सूरजभान सिंह के परिवार से हैं, उन्होंने स्वयं लड़ा है, उनकी पत्नी उपचुनाव में भाजपा से लड़ी, सोनम देवी। तो दोनों बाहर मिली है, तो इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं। सूरजभान सिंह के एक और भाई कन्हैया भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो समझौता कैसा होता है? आपने देखा होगा कि बिहार अधिकार यात्रा में पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे थे, तो उन्होंने घुड़सवारी भी की थी, और घुड़सवारी का शौक किसको है? अनंत सिंह को शौक है। तो अनंत सिंह के शौक से मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव ने घुड़सवारी कर ली, लेकिन कलम भी बांट दिया। हाँ, नहीं, कलम बांटना नहीं, उस पर तो लोगों की आपत्तियां हैं कि कलम फेंक रहे थे आप, ठीक है ना, और यह बात ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन घुड़सवारी में अनंत सिंह का घोड़ा कितना तेज आगे भागता है, यह भी समझने की बात है। तो सूरजभान सिंह, और नारा क्या लगा जब तेजस्वी यादव पहुंचे मोकामा में? तेजस्वी सूरजभान जिंदाबाद। जबकि सूरजभान दिखाई नहीं पड़े थे, सूरजभान विश्वकर्मा पूजा का दिन था, वहीं थे, लेकिन दिखाई नहीं पड़े थे। लेकिन हमने जो कहा कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के समर्थन के बाद भी वहां ललन सिंह पीछे हो गए, तो इसके पीछे की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही? अगरा पिछड़ा। आपने देखा कि 2024 में अशोक महतो, जो जेल से बाहर आए, सजायाफ्ता हैं, उन्होंने शादी की अनीता महतो के साथ, अनीता महतो धानुक और अशोक महतो कुर्मी। तो अनीता महतो को लालू यादव ने विशेष रणनीति के तहत मुंगेर भेजा और चुनाव लड़वाया अनंत सिंह के खिलाफ। तो पहले तो यह चर्चा चलती रही कि कहीं अनीता महतो जो चुनाव हार गई, उन्हें मोकामा तो नहीं लड़ा दिया जाएगा, लेकिन बाद में यह बात तय हुई कि नहीं, अनीता महतो बारसलीगंज ही लड़ेंगी चुनाव बीजेपी के खिलाफ, मतलब अखिलेश सरदार की पत्नी के खिलाफ, ठीक है ना। अखिलेश सरदार और अशोक महतो की लड़ाई आप पहले से जानते हैं और पूरा बिहार जानता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह भी पैदा होता है, और देखिए अशोक महतो ने इन दिनों आरजेडी का काम बनाया है, बिगाड़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन भूरा बाल साफ करने की बात करके उन्होंने एक नई गोलबंदी को जन्म दे दिया है, जो तेजस्वी यादव के खिलाफ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यदि सूरजभान सिंह के परिवार से यहां कोई नहीं आता है, अगरा पिछड़ा की बात होती है, तो यहां पीयूष प्रियदर्शी की चर्चा, जाति से धानुक जाति का उभरता हुआ चेहरा, लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, और धानुक जाति में पीयूष प्रियदर्शी ने अपनी पहचान बना ली है। और जब से मगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राजद में पीयूष प्रियदर्शी की हलचल आपको तेज दिखाई पड़ती होगी। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार अधिकार यात्रा के सिलसिले में मोकामा पहुंचे थे, तो पीयूष प्रियदर्शी को तेजस्वी यादव ने अपने साथ रखा था। पीयूष प्रियदर्शी मोकामा विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और धानुक जाति में गोलबंदी की बात हो रही है, और आरजेडी का भी लक्ष्य धानुक जाति का मत अपनी ओर लाना है। तो वहां भी आपको, और जब कभी भी सुख दुख की बात होती है, धानुक जाति की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, पीयूष प्रियदर्शी, तो देखना होगा कि आरजेडी आखिर में फैसला क्या करता है, क्योंकि लखीसराय में भी विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कोई ना कोई भूमिहार उम्मीदवार ही होगा। वहां भी चर्चा सूरजभान सिंह की फैमिली की होती है। हाँ, वहां भी चर्चा होती है कि उनकी मिसेस जो है बीना देवी चुनाव, क्योंकि देखिए आरजेडी के नजरिए से मोकामा की सीट और
लखीसराय की सीट सी और डी ग्रेड की सीट है, जहां मोकामा तो भाई अनंत सिंह साथ होते तो जीत जाते हैं। अब देखिए ना, आप तेजस्वी यादव के साथ लल्लू मुखिया भी दिखाई पड़े थे, लल्लू मुखिया भी दिखाई पड़े थे, चांदी बार का बार। मुकुट पहना है। हाँ, चांदी का मुकुट पहनाया। तो बार की जो सीट है, बार विधानसभा क्षेत्र, पहले अनंत सिंह और लल्लू मुखिया में क्या रिश्ते थे, कितने अच्छे रिश्ते थे, यह भी पता है, लेकिन अब 36 के रिश्ते हैं। बार में कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के खिलाफ, जो पिछले कई दफे से चुनाव जीत रहे हैं। तो लल्लू मुखिया का तेजस्वी यादव के करीब जाना कांग्रेस को संकेत देता है कि देखिए वहां भी कोई खिचड़ी पक रही है। और लल्लू मुखिया ने एक अलग पार्टी भी बना रखी है, इंडिपेंडेंट पार्टी बना रखी है। तो मोकामा में देखना होगा कि अनंत सिंह तय हैं, सामने से सूरजभान सिंह का परिवार या पीयूष प्रियदर्शी, जो धानुक जाति का उभरता हुआ चेहरा है और सब कुछ से संपन्न, सुख दुख में साथ दिखता है। तो ये मोकामा की खबर है। मोकामा की खबर है। आलोक जी, अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट है गोपालगंज में भी हम आएंगे। गोपालगंज थावे मंदिर है, अब तो नवरात्रा भी चलने वाला है। और वहां का बैकुंठपुर में बड़ी चर्चा है, वहां एनडीए में बड़ी खींचतान है। देखिए, यदि आप गोपालगंज की बात करना चाहते हैं, गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो आपने ठीक कहा, यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जेडीयू और बीजेपी के सामने आमने सामने तलवारें खींची हुई है, ठीक है ना। यहां आरजेडी को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है। और यदि जेडीयू और बीजेपी के दोनों नेता जो स्थानीय हैं, मतलब हम चर्चा करना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी और मनजीत सिंह की, यदि ये फिर से दोनों लड़े तो 2020 की तरह ही जो आरजेडी के तय उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, वह चुनाव जीत जाएंगे। तो देखिए, अब वहां की परिस्थितियां क्या। हाँ, लेकिन प्रेम शंकर यादव को एक चुनौती है। प्रेम शंकर यादव के पिता भी देवदत्त प्रसाद वहां के विधायक रहे, भले आदमी थे, ठीक है ना। तो प्रेम शंकर यादव की भी एक चुनौती है कि एक प्रदीप कुमार यादव है, पूर्व प्रमुख हैं, पता नहीं ये कहां से प्रचार कर रहे हैं कि हमें लालू यादव का आशीर्वाद मिला हुआ है। अब लालू यादव का आशीर्वाद और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद कहां से अलग हो गया। और प्रेम शंकर यादव ने 2020 जीतने के बाद कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। तो वह भी सुख दुख में शामिल रहते हैं और उनको पता है कि ये मनजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, मेरी राह जो है बहुत आसान है। अभी एक बड़ी कार्यक्रम कराया था, महिलाएं जो कहते थी, तेजस्वी यादव राखी बंधवाने गए थे, तेजस्वी यादव राखी बंधवाने बैकुंठपुर में। तो प्रेम शंकर यादव के टिकट में कोई संशय की स्थिति नहीं है। अब ये प्रदीप कुमार यादव कहां से क्या बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और कौन सा खेल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के अंदर खाने में भी बहुत उठापटक चल रही है। आपको पता ही है कि पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य का विद्रोही स्वरूप आपने देखा ही कि कल रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया, आरजेडी को भी अनफॉलो कर दिया। और रोहिणी आचार्य ने जब कहा कि मैं बहन और बेटी की भूमिका निभा रही हूं, मेरे भीतर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, तो यह सिर्फ सहानुभूति के शब्द नहीं थे, यह चुनौती का लहजा भी था। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा न होती तो लोकसभा का चुनाव सारण से क्यों लड़ती, और मामूली मतों के अंतर से ही सारण हारी थी। और जब चुनाव आया है तो सिंगापुर से, और उन्होंने देखिए, जब उन्होंने एक सैंडल पर यह सब लिखा तो उन्होंने वह वीडियो भी जारी कर दिया जब वह लालू यादव को किडनी देने के लिए वह अस्पताल में अस्पताल में जा रही थी। तो प्रेम शंकर यादव, और आपको पता है, देखिए, यदि बैकुंठपुर को एनालाइज करना हो तो 2020 के चुनावी नतीजे को जरूर सामने रखिएगा। प्रेम शंकर यादव 67,807 मत लाकर 67,807 वोट लाकर चुनाव जीते। और मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, 56,694 मत लाकर चुनाव हार गए। 11,113 मतों से जीत हार। लेकिन हमने कहा मिथिलेश तिवारी और मनजीत कुमार सिंह के बीच की लड़ाई। जब मिथिलेश तिवारी को बीजेपी का टिकट मिल गया तो मनजीत सिंह घर नहीं बैठे, लड़ गए। मनजीत सिंह इंडिपेंडेंट लड़ गए, और ये दोनों ताकत है। और मनजीत सिंह को भी 43,354 मत आए, और जीत हार कितना, 11,113 मतों से। तो देखिए, 2025 में बैकुंठपुर का झगड़ा खत्म कराने के लिए नीतीश कुमार ने मनजीत सिंह को एक आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसके बाद भी मनजीत सिंह माने नहीं। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी पटना में, एक जगह मुलाकात हुई थी। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा जी। उन्होंने मुझे कहा है, और मैं उस चैनल पर कहता हूं, उन्होंने कहा कि अपने चैनल पर आप कह दीजिएगा कि सूर्य का उगना भी तय है और मनजीत सिंह का लड़ना भी तय है।
अगर मिथिलेश तिवारी को मिलेगा, क्योंकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति जो विधायकी हारे, फिर सांसद का टिकट मिला वहां भी हारे, फिर उनको विधायकी दे रहे हैं, तो अगर वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, ये भी तय है, और नीतीश कुमार का बैनर में फोटो लगा के लड़ेंगे। सोचिए, तो देखिए, उन्होंने कहा तो ये मैं लड़ूंगा। झगड़ा इतना बड़ा है आलोक जी कि मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह, देखिए अब वहां बीजेपी से टिकट पाने का प्रयास विकास सिंह भी कर रहे हैं, जो जाति से भूमियार हैं, स्वराज टाइम्स चलाते हैं, आपको पता है, जहां कन्हैया भिलारी हैं। तो मंजीत सिंह लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? और झगड़ा इतना बड़ा कि अभी 2 दिनों पहले या 3 दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम लगा था, विकास योजनाओं के कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन विवाद इतना पैदा हुआ कि वह कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। भोरे में कि बैकुंठपुर में जी, इस बात को लेकर? हाँ, मुझे भी मालूम। हाँ, तो उस कार्यक्रम को स्थगित कर देना पड़ा। और मंजीत सिंह के बारे में यह भी जो आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की तस्वीर लगा के भी लड़ेंगे। देखिए अब गोपालगंज में क्या चर्चा शुरू हो गई है? गोपालगंज में चर्चा यह शुरू हो गई है कि मिथिलेश तिवारी यदि एनडीए के उम्मीदवार होते हैं और मंजीत सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वह जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आपको हम अंदर की बात बताएं कि मंजीत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार नहीं होंगे और प्रशांत किशोर उनकी चाहत के बाद भी शायद उनको टिकट न दे, क्योंकि जनसुराज की टीम जो है, जनसुराज पार्टी जो है, उनके नेतृत्व में एक बात को लेकर मंजीत सिंह से थोड़ी सी चिढ़ है कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार की पदयात्रा शुरू की और जब वह गोपालगंज पहुंचे थे, पदयात्रा में कहीं विघ्न पैदा नहीं हुआ था, 1-2 स्थानों को छोड़कर, लेकिन बैकुंठपुर में विघ्न पैदा हुआ था और इसके लिए जनसुराज वाले मंजीत सिंह को कसूरवार मानते हैं। तो मंजीत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। वह बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर, जैसे 2020 के चुनाव में आपने देखा था कि हनुमान बनकर, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान बिहार में 137 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे थे, और तो नुकसान भी हुआ जेडीयू का। तो ये स्थिति है। मंजीत सिंह अगर लड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी एनडीए में। हाँ, जेडीयू को फायदा होगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। और देखिए, यदि जनसुराज पार्टी की बात कर लें, देखिए हमने कहा कि मंजीत सिंह नहीं, मतलब टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी जनसुराज से मंजीत सिंह नहीं, तो चर्चा ये चल रही है, कई सारे उम्मीदवार हैं, विनोद कुमार सिंह हैं, अशफाक अहमद हैं, भानु प्रताप मिश्रा हैं, राजेश शर्मा हैं, अजय प्रसाद हैं और डॉक्टर शशि शेखर सिंह हैं, बड़े लैंडलॉर्ड हैं, समझे, अच्छे डॉक्टर हैं और इन्होंने सरकारी भवनों के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए अपनी जमीन सरकार को दान दी थी। तो डॉक्टर शशि शेखर सिंह की चर्चा बैकुंठपुर में भी हो रही है और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर हो रही है, क्योंकि ये बाइबी गिरी, यदुवंश गिरी का क्या महत्व है जनसुराज पार्टी में, यह भी आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत आदर देते हैं और जितने कानूनी मसले हैं जो आजकल फाइलें खोलते हैं, प्रशांत किशोर नेताओं को घेरते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हैं, उन फाइलों की बुनियाद को और उन फाइलों की असलियत को, तहकीकात को पहले यदुवंश गिरी समझते हैं और जो उनके पास विधि वेताओं की टीम है या जो सीबीआई के पुराने लोग रखे गए हैं, रिटायर्ड लोग रखे गए हैं, तो बाइबी गिरी का बहुत बड़ा वजन है। तो डॉक्टर शशि शेखर सिंह की चर्चा बैकुंठपुर के लिए भी हो रही है और गोपालगंज सदर के लिए भी हो रही है। आलोक जी, ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल है, लेकिन आरजेडी से प्रेम शंकर यादव स्पष्ट हैं और यदि मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह दोनों लड़े तो प्रेम शंकर यादव के रास्ते बहुत ही आसान रहेंगे। ये भी बात है। अब चलिए हम बैकुंठपुर से फिर गोपालगंज में ही आते हैं। जी, गोपालगंज की सीट, गोपालगंज सदर की सीट। देखिए, गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र की आप चर्चा करना चाहते हैं। आपको पता है कि 2020 में बीजेपी के सुभाष सिंह जीते थे, उनकी असामयिक मौत हुई, वहां उपचुनाव हुआ और वहां से उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनाव जीती भाजपा प्रत्याशी के तौर पर, बहुत मामूली मतों के अंदर से। मोहन गुप्ता हारे थे बहुत मामूली मतों के अंदर से। और यहाँ खेल बिगाड़ा था किसने? यहाँ खेल बिगाड़ा था ओवैसी की पार्टी में, AIMIM ने और साधु यादव ने। लेकिन 2025 में जो गोपालगंज को लेकर जोर घटाव चल रहा है, दोनों गठबंधनों में जोर घटाव चल रहा है। बीजेपी ने भी कुसुम देवी का टिकट या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य का टिकट फाइनल कर दिया, यह बात हम नहीं कर सकते। दोनों गठबंधन एक दूसरे के यहां जासूस लगाए बैठे, जातीय समीकरण को समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि यदि कुसुम देवी को टिकट मिलता है तो फिर
किसी वैश्य को ही टिकट मिलेगा आरजेडी से। और यदि वैश्य को टिकट दिया बीजेपी ने, कुसुम देवी या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया, तो फिर यहां कुछ और सोचा विचारा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप जो टिकट बाजार में दावेदार हैं, उसमें सबसे बड़ा एनडीए गठबंधन में बीजेपी की ओर से आप कुसुम देवी या उनके परिवार के किसी सदस्य को ही दावेदार मानिए। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के यहाँ जासूस लगाए बैठे हैं, सामाजिक समीकरणों को समझ रहे हैं, वोट के विभाजन को समझ रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे को विश्लेषित कर रहे हैं कि वैश्य मत टूट गए। जब मोहन गुप्ता चुनाव लड़ने आए तो वैश्य मत टूट गए, इसलिए मुकाबला इतना नजदीकी हो गया। तो हमारी रणनीति क्या? उपचुनाव में यदि ओवैसी की पार्टी नहीं होती तो गोपालगंज की सीट भाजपा हार गई थी। और बीजेपी को इस बात का पता है कि वक्फ बिल वोट के बाद मुसलमान मतों में गुलबंदी हुई है और ओवैसी की पार्टी के प्रति आकर्षण कम हुआ है, इसलिए लड़ाई और तीखी व गंभीर होनी है। तो अब डॉक्टर विशाल हैं, यह जाति से वैश्य हैं। हमने कुसुम देवी और उनके परिवार को जोड़ने के बाद हमने दूसरा विकल्प पता किया गोपालगंज सदर में, तो डॉक्टर विशाल है। अब यदि वैश्य को नहीं देना है, राजपूत को ही देना है, तो सुभाष सिंह है जो जिला परिषद के चेयरमैन है। अब जिला परिषद का चेयरमैन तो ताकतवर आदमी होता ही है, माल जाल की कमी नहीं होती है, किस तरीके से बना जाता है, कितने पैसे में बना जाता है और कौन, ये सब नॉलेज होता है, ये सब नॉलेज और होता है। क्षेत्र का मिला जुला जो समीकरण। और गोपालगंज में जहां सतीश पांडे जैसे बाहुबली हो, उनके भाई पप्पू पांडे जैसे विधायक हो कुचाई कोर्ट से, तो आप समझते ही हैं कि वहां, और गोपालगंज की हर राजनीति में, गोपालगंज के हर फैसले में इस परिवार की भूमिका होती है। तो यदि राजपूत ही देना है, सुभाष सिंह के परिवार से बाहर जाना है, तो सुभाष सिंह, दूसरे सुभाष सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अब चलिए आरजेडी में फिर से मोहन गुप्ता बहुत आगे चल रहे हैं टिकट की रेस में। लेकिन परेशानी यह है कि यह सीट कांग्रेस मांग रही है। अच्छा, परेशानी यह है कि यह सीट कांग्रेस मांग रही है, क्योंकि उपचुनाव में तो आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं हारा था, कांग्रेस ने लड़ा था। बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी, ठीक है ना? लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह सीट हमें चाहिए, और उनके जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गर्ग, उनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस ने पिछले दिनों, आपको मालूम है कि जिलाध्यक्षों से 3 नामों की अनुशंसा प्राप्त की है। उसके बाद बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, फिर दिल्ली में बैठक हुई है, अब CWC की बैठक हो रही है 24 सितंबर को पटना में। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अलाबरू, राजेश राम, सब लोग होंगे। तो कांग्रेस से सीट चुनाना। अब मोहन गुप्ता तो हैं, मोहन गुप्ता को आशीर्वाद मिला, मोहन गुप्ता आजमाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैश्य में आरजेडी से सिर्फ मोहन गुप्ता ही हैं, और भी लोग और तैयारियों के साथ घूम रहे हैं गोपालगंज से पटना तक। एक बार फिर लगता है उनको रियाजुल हक राजू को मनाना पड़ेगा। रियाजुल हक राजू दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ना? तो मोहन गुप्ता के अलावा मोहित कुमार गुप्ता भी गोपालगंज से लेकर पटना तक भागदौड़ मचाए हुए हैं। ये भी देखिए बड़े व्यवसायी हैं, ज्वेलरी का काम है, होटल बिजनेस है, और किसी चीज की कमी नहीं है। तो वैश्यों में टिकट लेने के लिए एक कोई उज्जवल नाथ हैं जो कोई हीरा व्यापारी इनके बारे में बता रहा था। ये गोपालगंज में रहते नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, और कहा जा रहा है कि इनके लिए अखिलेश यादव पैरवी कर रहे हैं। अब इनका वहां क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके लिए भी मजबूत पैरवी हो रही है। लेकिन टिकट के रेस में कांग्रेस को यदि सीट जाती है तो ओम प्रकाश गर्ग, और आरजेडी में मोहन गुप्ता सबसे आगे और मोहित कुमार गुप्ता। लेकिन यदि वैश्य को उम्मीदवार बना दिया बीजेपी ने, वैश्य को उम्मीदवार बना दिया, तो इधर से फिर वैश्य को उम्मीदवार बनाया तो राजपूत को नाराज किया बीजेपी ने, क्योंकि सुभाष सिंह और कुसुम देवी। तो फिर आरजेडी जो है राजपूत को उम्मीदवार बना सकती है। हाँ, और इसमें दिलीप सिंह जो राजद के जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा था, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हाँ, तो यह स्थिति है। अब देखिए जनसुराज पार्टी की बात कर लीजिए, तो रामावतार प्रसाद कभी विधायक हुआ करते थे, इनकी बेटियां हैं कुमारी ज्योति, वह लंबे अरसे से जनसुराज का झंडा ली हुई हैं,
और वह लगातार प्रयास कर रही हैं। विकास सिंह सबसे आगे चल रहे थे जनसुराज में, लेकिन इन्होंने शायद अभी छोड़ दिया है, बीजेपी की ओर भी झांक रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर शशि शेखर सिंह के बारे में हमने बताया कि बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वाईबी गिरी के बहुत करीबी हैं, बैकुंठपुर में भी उनकी चर्चा हो रही है और गोपालगंज सदर में भी इनकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा सुभाष सिंह कुशवाहा, और देखिएगा गोपालगंज में बहुजन समाज पार्टी का भी इंपॉर्टेंस है। तो बहुजन समाज पार्टी में आज उम्मीदवार के नाम के तौर पर सचिन कुमार सिंह का नाम वहां लिया जा रहा है, लेकिन गोपालगंज की जब बात करते हैं तो साधु यादव का भी ध्यान रखना होगा। साधु यादव खेल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तो साधु यादव कभी खुद लड़ते हैं, पत्नी को लड़ा देते हैं, वह वहां से सांसद भी रहे, आपको पता है। तो साधु यादव का फैसला क्या होता है, तो यह भी देखने की बात होगी, और जितना नजदीकी मुकाबला हो जाता है उसमें यह स्थिति साधु यादव अनुकूल प्रतिकूल यह बनाते रहते हैं। इस बात की जानकारी आपको रखनी चाहिए। चलिए, गोपालगंज से फिर वापस पटना की ओर लौटते हैं, तो रास्ते में सिवान पड़ेगा। सिवान के बड़हरिया सीट पर पहले श्याम बहादुर सिंह की बड़ी चर्चा होती थी, नाचते वाचते थे, थोड़ा झूमते रहते थे, उनकी सीट पर भी चर्चा है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है एनडीए का वहां पर। अब देखिए, आपने बड़हरिया की बात कर दी, तो 2020 में यहाँ बच्चा पांडे चुनाव जीत गए, टुन्ना जी पांडे के भाई आरजेडी से, और तब इन्हें आशीर्वाद भी मिला था। और श्याम बहादुर सिंह चुनाव हार गए। मुकाबला नजदीकी रहा, नाचने गाने वाले, मस्त मौला रहने वाले। तो बच्चा पांडे को 71,793 मत आया था, और श्याम बहादुर सिंह को 68,234 मत आया था। नजदीकी मुकाबला। 2015 में श्याम बहादुर सिंह चुनाव जीते थे, बच्चा पांडे हारे थे। बच्चा पांडे तब एलजेपी के उम्मीदवार थे। और 2010 में श्याम बहादुर सिंह जीते थे, मोहम्मद मोबिन हारे थे। तो श्याम बहादुर सिंह के बारे में हम चर्चा करें इसके पहले आरजेडी, क्योंकि सिटिंग सीट आरजेडी की है, इसलिए पहले इंडिया ब्लॉक की चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चा पांडे के टिकट पर ग्रहण लग गया है। बच्चा पांडे का टिकट कट सकता है। सिवान का मतलब शहाबुद्दीन परिवार भी होता है, शहाबुद्दीन परिवार ही होता है। अवध बिहारी चौधरी अपवाद है। तो बच्चा पांडे पर अब शहाबुद्दीन परिवार मतलब हिना साहब और उसामा का समर्थन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। कहते हैं कि टुन्ना जी पांडे स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चा पांडे नहीं तो फिर टुन्ना जी पांडे में भी मुश्किलें आएगी। टुन्ना जी पांडे लगे हैं। तो अब यदि बच्चा पांडे का टिकट कट रहा है तो फिर किसको मिलेगा? तो देखिए, जिस नाम की सबसे ज्यादा दरबार का आशीर्वाद भी मिला होना चाहिए, मतलब दरबार मतलब शहाबुद्दीन का दरबार, तो सबसे आगे नाम चल रहा है अनवारुल हक दरबार का। इनके नाम में ही दरबार है, ठीक है ना, अनवारुल हक दरबार। और सिवान में बहुत ही पॉपुलर रहा है, सब लोग जानते हैं। सिवान को जानने वाले दरबार सिनेमा हॉल के मालिक भी हैं, उसी परिवार से हैं। और इनके दादा यूसुफ अंसारी साहब 2 दशक तक 1962 से 83 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 4 दफे, ठीक है ना। तो सभी जाति धर्म में पहचान है, और ऐसा परिवार है जो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण नहीं जाना जाता है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और यह जो अनवारुल हक दरबार के बारे में हमने बात की, पढ़े लिखे आदमी और स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर हैं। शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी दोनों, मतलब शहाबुद्दीन परिवार, तो दोनों ही लोग इन्हें चाहते हैं, पहचानते हैं, और समर्थन भी मिलता रहता है। पटना में भी संजय यादव और तेजस्वी यादव तक ठीक ठाक पहुंच है। लेकिन ओसामा साहब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। हमने कहा ही कि सिवान में शहाबुद्दीन फैमिली, तो अनवारुल हक दरबार सबसे आगे चल रहे हैं राजद के उम्मीदवार के तौर पर, उनके नाम की चर्चा, और वहां ठीक ठाक पकड़ है। इनके दादा, हमने इतिहास बता ही दिया। लेकिन लीलावती गिरी जो जिला परिषद चेयरमैन रही, लीलावती गिरी की पहचान ही शहाबुद्दीन उर्फ साहब के कारण थी, महिला राजद की अध्यक्ष। तो इनके नाम की चर्चा भी राजद में। अब राजद एक ऐसी पार्टी है कि कब तेजस्वी यादव किस पर ध्यान दे दें और कब किससे ध्यान खींच लें, हाँ, यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो लीलावती गिरी, क्योंकि शहाबुद्दीन फैमिली के हवाले ही पूरा सिवान भी नहीं कर देना चाहते हैं तेजस्वी यादव,
इस बात का भी ध्यान वो रखें। लालू यादव नहीं है, हाँ, लालू यादव नहीं वो है। लालू यादव नहीं है। हाँ, और उनके साथ उनके रणनीतिकार, उनके चाणक्य संजय यादव हैं। हम्म, वह और भी ज्यादा इस मामले में कि सब कुछ किसी के हवाले मत कर दो। हम्म। तो देखिए, अब लीलावती गिरी के अलावे और कौन है? अब देखिए, अरुण गुप्ता है। अरुण गुप्ता, हम्म। अब समझ ही रहे हैं कि अरुण गुप्ता हैं तो वैसे हैं, हम्म। पैसे वाले हैं, लोग कहते हैं अरबपति हैं। और पत्नी, हाँ, फिर तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, और इनका घर मैरवा है, ठीक है ना। हम्म। और इनकी पृष्ठभूमि माले की रही है, अच्छा। ठीक है ना। हम्म। लेकिन है, आरजेडी में, सिवान की राजनीति में, या यूं कहें कि संपूर्ण आरजेडी में, वैश्य राजनीति में दो लोगों की बड़ी चर्चा होती है वैश्य नेताओं में। रणविजय साहू की, जो प्रधान महासचिव हैं, और दूसरे विनोद जायसवाल की, जो एमएलसी हैं सिवान से। जी। हाँ, और तेजस्वी यादव की बेहद करीबी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जो हैं, वह तेजस्वी के परिवार के मित्र हैं, मतलब पत्नी परिवार से- जैसा ही है। हाँ, परिवार जैसा ही है। तो यह जो अरुण गुप्ता हैं, उनके बारे में यह कहा जाता है कि यह रणविजय और साहू खेमे के हैं, इसलिए विनोद जायसवाल इनको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, और विनोद जायसवाल को अपने बेटे को, विशाल को, महाराजगंज से चुनाव लड़ाना है, जो सीट वीआईपी भी मांग रही है नीतीश द्विवेदी के लिए, और कांग्रेस भी वह सीट नहीं छोड़ना चाह रही है। तो विनोद जायसवाल अरुण गुप्ता को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरुण गुप्ता, इनकी पृष्ठभूमि हमने बताई जैसे कि माले की रही है, फिर राजद में आए हैं। जैसे ही अरुण गुप्ता की चर्चा शुरू हुई, सिवान में एक वीडियो वायरल हो गया। सिवान में एक वीडियो वायरल हो गया, और क्या वीडियो वायरल हो गया? उसमें अरुण गुप्ता शहाबुद्दीन उर्फ साहब के खिलाफ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन उर्फ साहब के खिलाफ। हाँ, और उसमें लोकसभा चुनाव का किस्सा भी आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, और यहां देखिए, एक और है डॉक्टर अशरफ अली। डॉक्टर अशरफ अली जो हैं, यह इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ चुके हैं। और जब उसामा साहब दूर थे लालू परिवार से, लग रहा था कि दूरियां अधिक बढ़ती जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने इसे सिवान की राजनीति के लिए डॉक्टर अशरफ अली को लॉन्च कराया था। तो सबसे आगे अनवारुल हक दरबार, फिर लीलावती गिरी, अरुण गुप्ता और डॉक्टर अशरफ अली। अब एनडीए की बात कर लें, सीट तो जेडीयू की, लेकिन श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों जो वहाँ जेडीयू का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, आपको जानना चाहिए कि इनको मंच पर जगह भी नहीं मिली थी। इनको मंच पर जगह भी नहीं मिली थी, समझे। और लेकिन फिर से वहाँ जो एनडीए की मीटिंग हुई, उसमें इनका झंडा बैनर दिखाई पड़ा, तो श्याम बहादुर सिंह के टिकट पर ग्रहण लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्याम बहादुर सिंह का टिकट तय नहीं है। और यहाँ श्याम बहादुर सिंह से ज्यादा ताल ठोक रहे हैं गजाधर सिंह, जो आरजेडी से आए हैं। यह भी जाति से कुर्मी हैं, और यह पूर्व जिला परिषद हैं। यह बड़हरिया में ऐसे घूम रहे हैं कि इन्हें नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त मिल गया है। तो लड़ाई चल रही है। और इंद्रदेव पटेल हैं तीसरे जो जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है जेडीयू से टिकट के रूप में। बीजेपी की सीट होनी नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं अनुरंजन मिश्रा, वह देख रहे हैं कि भाई उधर से ब्राह्मण का टिकट कट जाए तो इधर से कोई ब्राह्मण लड़ जाएगा तो फायदा हो जाएगा। जनसुराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज की चर्चा होती है प्रशांत किशोर की पार्टी से, मिट्ठू बाबू की चर्चा होती है, और अनीता आचार्य हैं, टीचर हैं, बहुत एक्टिव हैं। यह भी जनसुराज और स्कूल बैग लेकर पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। जी, तो हम आते हैं अब अगली सीट पर। अगली सीट है बख्तियारपुर। पटना आ गए, बख्तियारपुर, जहां पर आरजेडी के अनिरुद्ध यादव जीते हुए हैं। जी, पहले इस पर बीजेपी का शासनकाल था। बख्तियारपुर में एक चीज हम देखते हैं, हर 5 साल पर यहाँ रोटी पलट जाती है। ये इधर का ट्रेंड रहा है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि रोटी पलट जाती है, लेकिन बख्तियारपुर के समीकरण और बख्तियारपुर में उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में बहुत घमासान है। आपने ठीक कहा कि अनिरुद्ध जीते हुए हैं चुनाव, अनिरुद्ध यादव चुनाव जीते हुए हैं, और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया चुनाव हार गए थे। हाँ, लेकिन रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे, लोकसभा चुनाव में वह बढ़त भी नहीं दिला पा रहे हैं बख्तियारपुर। हाँ, बख्तियारपुर में। यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है, और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को चुनौती मिल रही है
वहाँ बहुत तगड़े तरीके से। और बख्तियारपुर को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं। हाँ? यह भी चर्चा चलती रहती है कि हाँ, तेजस्वी यादव के परिवार से भी कुछ चुनाव लड़ने को आ सकता है। और यह भी चर्चा चलती रहती है कि तेज प्रताप यादव सबको बुझौल बुझा रहे हैं, लड़ेंगे बख्तियारपुर, हसनपुर छोड़ रहे हैं, महुआ की चर्चा शुरू कर खत्म कर रहे हैं, मोहिउद्दीन नगर की चर्चा यूं ही कर रहे हैं और आखिर में आ जाएंगे बख्तियारपुर। हाँ, बख्तियारपुर, यह चर्चा भी चल रही है। वो गए थे पिछले दिनों बख्तियारपुर गए भी थे। और आजकल तेज प्रताप यादव को कहां कहां से मदद मिल रही है पता ही है। हाँ, तेज प्रताप यादव मजबूत हो गए हैं, अब तो राघोपुर जाकर के वह राहत सामग्री बांट रहे हैं। और लालू परिवार में भी देखिए जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का बागी तेवर, अब तो वह परिवार से निकाले जा चुके, पार्टी से निकाले जा चुके, लेकिन अब रोहिणी आचार्य भी किस तरीके से गर्म हुई हैं। और रोहिणी आचार्य ने भी जिस तरीके से संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोला था। अब तो ये भी कह रहे हैं कि बहन मेरी गलत क्या कह रही है। हाँ, बहन मेरी गलत क्या कह रही है, ठीक तो कह रही है। हाँ। और उनके खिलाफ कुछ होगा तो चलेगा सुदर्शन चक्र की बात हो रही है। तो अनिरुद्ध यादव ऐसे तय मानिए कि यदि कोई तेजस्वी यादव के परिवार से मतलब राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ने जाती हैं, जो चर्चाएं कभी कभी चलती रहती हैं, तो अनिरुद्ध यादव ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात को तय मानिए। क्योंकि लंबे अरसे से और उन्होंने किसी स्तर पर धोखा नहीं दिया है। पार्टी को धोखा। राबड़ी देवी के बड़े करीबी हैं, राबड़ी देवी के करीबी है, क्योंकि उसी जमाने में वो विधायक भी बने। पर बीजेपी में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की उम्मीदवारी को चुनौती मिल रही है बीजेपी के ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ओर से कि भाई आप स्वयं चुनाव हार जा रहे हो। और तब आप जीते जब माहौल दूसरा था, लेकिन जब एनडीए में जब नीतीश कुमार भी रहे, तब भी चुनाव। और नीतीश कुमार को भी इस बात की चिंता होती है कि वे बख्तियारपुर के वोटर रहे हैं। भले उनका जन्म कल्याण बिघा में हुआ, हरनौत में, लेकिन उनकी परवरिश जो है, उनकी परवरिश हुई बख्तियारपुर में। उनके पिताजी वही वैद्य हुआ करते थे। बख्तियारपुर थाने के बगल में ही घर है, अभी भी घर है। और नीतीश कुमार को यह चिंता होगी कि विधानसभा क्षेत्र में हम मतदाता हैं, वहां मत देते हैं, और जहां हमारा बचपन गुजरा है वहां हमारी पार्टी हार जाती है, और यह पार्टी दी हुई है सीट लड़ने के लिए बीजेपी को। तो बीजेपी को भी वह समझाते रहते हैं कि देखो, अब बीजेपी में अब इतनी सारी चिंताएं हैं। बीजेपी में चिंताएं बख्तियारपुर के साथ साथ फतुहा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी, आगे हम लोग फतुहा की चर्चा भी कर ही लेंगे। तो हमने कहा कि रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, देखिए चुनाव के समय यह दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद थोड़ा गायब हो जाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। तो अब गौतम यादव पुट्टू संगठन के आदमी है, उनके उम्मीदवारी की चर्चा भी बहुत तेज चल रही है कि भाई ये मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, संगठन के आदमी है, संगठन को जहां जरूरत होती है, बख्तियारपुर से लेकर पटना तक। सुधीर यादव की वैसे ही चर्चा है। सुधीर यादव, शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लीजिए, विनोद यादव की बात कर लीजिए, सबके साथ रहे और पूरी ताकत के साथ। तो सुधीर यादव भी तो टिकट मांग रहे हैं, और नेतृत्व में जो शॉर्ट लिस्टेड नाम हुए हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखिए, जब बख्तियारपुर की बात होती है तो जो काला दियारा इलाका है ना, वही काला दियारा जो है बीजेपी के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो कुणाल यादव की चर्चा होती है। लेकिन अभी पटना से लेकर दिल्ली तक, मैं पिछले दिनों दिल्ली था, तो हमसे किसी ने पूछा कि बख्तियारपुर के बारे में पता है? हमने कहा क्या? तो बख्तियारपुर में प्रिंस राज यादव, जरा इनका पता कीजिए। प्रिंस राज यादव सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और बख्तियारपुर के उसी काला दियारा के बलुआ चौक के रहने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है। भाई आप देखिए ना, सोनपुर में राबड़ी देवी क्यों हार गई, सोनपुर में विनय सिंह क्यों हार जाते हैं, सोनपुर में रामानुज प्रसाद ही क्यों जीतते हैं? क्योंकि दियारा में रामानुज प्रसाद की पकड़ बनी हुई है। कहा जाता है कि बगैर रामानुज प्रसाद के दियारा आरजेडी जीत ही नहीं सकता है। तो उसी तरीके से काला दियारा चैलेंज बना हुआ है बख्तियारपुर में। जब तक काला दियारा को बीजेपी न जीते, तब तक जीत पर ग्रहण है। तो प्रिंस राज, और जब हमने दिल्ली में चर्चा सुनी, पटना में बीजेपी के कई नेताओं से हमने बात की, तो इन्होंने 5 जनवरी 2025 को बीजेपी की सदस्यता ली थी, और सब तरीके से फिटफाट हैं। सम्राट चौधरी ने इन्हें पार्टी में शामिल कराया था। तो इधर के दिनों में इनकी गतिविधियां भी काफी, चाहे सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लीजिए, चाहे आप बख्तियारपुर में तोरण द्वार देख लीजिए,
आप झंडे पोस्टर बैनर देख लीजिए, तो प्रिंस राज प्रदेश कार्य समिति में भी शामिल कर लिया गया। आप सोचिए, जी। जनवरी 25 में 5 जनवरी 25 को भाजपा में शामिल होते हैं और प्रदेश कार्य समिति में शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब बीजेपी के टॉप लीडर्स का आशीर्वाद है। ठीक है ना। तो प्रिंस राज यादव, तो यहां घमासान बहुत है और बख्तियारपुर का समीकरण फतुआ से थोड़ा भिन्न है। नहीं, भिन्न नहीं है। फतुआ में भी बख्तियारपुर का चैलेंज फतुआ में भी मैच करना होगा। इसे लेकर बीजेपी में विमर्श चल रहा है, क्योंकि बख्तियारपुर और फतुआ में क्या दोनों जगहों पर एक ही जाति के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए, या जो पहले से चलता आया है वैसा रखा जाए, इस पर मंथन या चेंज किया जाए। तो आप जारी है। हाँ, एनडीए की बात करेंगे तो रणविजय उर्फ लल्लू मुखिया, ठीक है ना, ये नाम है ना, रणविजय जी, उर्फ जी, जी। हाँ, सुधीर यादव, गौतम यादव पुट्टू, कुणाल यादव, प्रिंस राज यादव, इन नामों की चर्चा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत तेज चल रही चलिए, है। तो उसके बगल में ही आते हैं। बड़ी अभी बात हुई थी फतुआ की। आप तो शुरू से फतुआ के यहाँ रहने मैं वाले तो हैं। फतुआ का ही रहने वाला हूँ, आप समझे? फतुआ के ही हैं। हाँ, फतुआ विधानसभा की चर्चा बड़ी होती है। रामानंद यादव को पिछले दिनों भीड़ जुटी थी, अच्छी खासी संख्या में थी। तेजस्वी यादव भी वहाँ गए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नामों की चर्चा होती है। लेकिन रामानंद यादव लालू यादव का बड़े भरोसेमंद है। देखिए रामानंद यादव तो आपको मालूम है लालू यादव के बेहद भरोसेमंद है। मुझे तो आपने कहा, मेरा जन्म फतुआ में हुआ है और जब रामानंद यादव पहली बार विधायक बने थे तो मैं पटना आ गया था और रामानंद यादव और रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला हुआ था। हाँ, रामानंद यादव निर्दलीय लड़ गए थे और रामकृपाल यादव लालू यादव के उम्मीदवार थे 90 में। हाँ, और रामानंद यादव का चुनाव चिन्ह था शेर छाप। पिंजरे में शेर रख करके घुमाया जाता था, तब वन्य प्राणी वाली ये नियम नहीं थे। हाँ? और जीत हुई थी रामानंद यादव की। हाँ? और नारा क्या लगा था, लालू यादव को दे दो तार, रामकृपाल की हो गई हार। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर। हाँ, नहीं, पूरे पटना में, पटना पश्चिमी इलाका, पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। तो रामानंद यादव फतुआ के ही रहने वाले हैं और पिछले कई चुनाव को उन्होंने जीता है, ठीक है ना। तो रामानंद यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, विधायक हैं। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा में जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनका मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा दिखाई पड़ा। जो आपने कहा ना कि लालू यादव के आदमी हैं, तेजस्वी यादव पार्टी को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगे हैं, पार्टी को अगले 25 वर्ष की तैयारी में लगे हैं। तो उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा दिखाई पड़ा। इससे लगने लगा फतुआ के लोगों को कि यहाँ उम्मीदवार बदल भी सकता है, यहाँ उम्मीदवार बदल भी सकता है। लेकिन उम्मीदवार बदले तो कौन बदले, रामानंद यादव के मुकाबले कौन उम्मीदवार हो, यह बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो रामानंद यादव का विकल्प ढूंढना एक कठिन काम है। अब बाहरी बहुत नहीं चलने वाला है फतुआ में। हाँ? अब कोई पटना सिटी से उसी दिन बिहार अधिकार यात्रा में कोई आनंद भगत है, गुमनाम आदमी, कोई गुमनाम आदमी, उनका कोई पोस्टर बैनर, तो पटना सिटी का मिजाज फतुआ का मिजाज नहीं है। फतुआ की याद बाहरी कोई आकर के इस तरीके से वहां के यादवों पर राज नहीं कर सकता। है वो तेजस्वी यादव करीबी नहीं, तेजस्वी भाई, फतुआ में तो यह प्रचार करा दिया गया कि आनंद भगत इतने करीब हैं कि आनंद भगत ही जो खाना बनाते हैं वही तेजस्वी यादव खाते हैं। आनंद भगत के खाना के बगैर उनको दूसरा खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो आनंद भगत के बारे में यह चर्चा हो गया, पता नहीं तेजस्वी जी को दूसरा कोई खाना पसंद आता है कि नहीं आता है, मुझे नहीं पता, समझे ना। तो आनंद भगत अब क्या है क्या नहीं है फतुआ के लोग नहीं जानते हैं और झंडा पोस्टर बैनर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ना, वहां आप यदि बात कर लीजिए, जो वीआईपी का समझौता है महागठबंधन में, अब बातें चल रही है ना कि भाई मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेगी, तो मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेगी, इसमें आरजेडी के जो कुछ लोग हैं वह वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें चल रही हैं। अब विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसमें आनंद मधुकर यादव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फतुआ के ही रहने वाले हैं, फतुआ में बलबा गांव है और सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। और जो आनंद शंकर के बारे में हम कह रहे थे, आनंद शंकर के साथ आनंद मधुकर की भी तस्वीर दिखाई पड़ी थी, ठीक है ना, बिहार अधिकार यात्रा के आनंद भगत के साथ, आनंद भगत के साथ। हाँ, तो आनंद मधुकर यादव की भी तस्वीर दिखाई पड़ी थी। और आनंद मधुकर ने अपनी ताकत दिखाई किस चीज में, इनकी पत्नी फतुआ की प्रमुख बन गई थी, श्रुति श्री, और किसे चुनाव हरा दिया था, रामानंद यादव के बिटिया को, रामानंद यादव की बिटिया को। तो फतुआ में रामानंद यादव से लड़ने वाला कोई शख्स भी है,
ठीक है ना। लेकिन फतुहा की सीट आरजेडी छोड़ देगी। हम्म। अब कोई ये भले सामंजन हो जाए कि कुछ हम लड़ा रहे हैं, कुछ आप लड़ा लीजिए, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फतुहा आरजेडी ही लड़ेगी, इस बात को तय मानिए, इस बात को तय मानिए। और रामानंद यादव का विकल्प आपको किसी मजबूत को और स्थानीय कोई खोजना होगा। हाँ, कोई बाहरी आकर फतुहा में राज नहीं कर सकता, नहीं माहौल बिगड़ जाएगा, फिर माहौल बिगड़ जाएगा। जो हमने कहा कि अब आइए बीजेपी की ओर या एनडीए की ओर। अब देखिए, अब तक तो बीजेपी लड़ रही है। 2015 में एलजेपी लड़ी थी, सत्येंद्र सिंह लड़े 2015 में एलजेपी से, और 2020 में रातों रात बीजेपी ने, सत्येंद्र सिंह बीजेपी के भीतर इतने ताकतवर हैं कि रातों रात गए और उन्होंने टिकट प्राप्त कर लिया। उनकी पहुंच लंबी पहुंच है, ठीक है ना। तो सत्येंद्र सिंह तो हैं ही फिर से टिकट के दावेदार, लेकिन अभी एनडीए में सीट बंटवारे नहीं हुए। तो यह कहा जा रहा है कि यह सीट जो है एलजेपी को भी जा सकती है, यह सीट एलजेपी को भी जा सकती है फिर से। तो एलजेपी को जा सकती है। तो सबसे पहले चर्चा जैसे ही एलजेपी की होती थी, तो अभिमन्यु यादव और चिराग पासवान के रिश्ते हैं। अभिमन्यु यादव जिनके घर में मोनू कहते हैं, रामकृपाल यादव के बेटे, तो चर्चा होती थी कि भाई अभिमन्यु यादव भी फतुहा से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने फील्डिंग सजानी शुरू भी कर दी थी। लेकिन जब से यह बात शुरू हुई कि नहीं, रामकृपाल यादव को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है, तो पिता पुत्र दोनों को टिकट तो होना नहीं है। तो अभिमन्यु यादव ने फील्डिंग थोड़ी कम कर ली, खत्म कर ली, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, कम कर ली, ठीक है ना। तो अब देखिए, सुभाष यादव पूर्व सांसद लालू यादव के साले, उनके बेटे रणधीर यादव की चर्चा भी चल रही है। वह एलजेपी में है, एलजेपीआर में है। तो चिराग पासवान से करीबी रिश्ता भी है, चिराग पासवान छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो पहले तो यह देखना कि भाजपा से क्या यह सीट एलजेपीआर में जा रही है, एलजेपीआर में नहीं जा रही है तो भाजपा में जा रही है। तो फिर क्या, हमने बख्तियारपुर की चर्चा के दौरान क्या कहा था कि बख्तियारपुर और फतुहा में कुछ विमर्श चल रहा है। देखिए, पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र है। 14 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, फुलवारी और मसौरी। लेकिन पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्र में 12 विधानसभा क्षेत्र ही हैं, जिनमें भी 2 रिजर्व, 10 विधानसभा क्षेत्र सामान्य, जो पटना साहिब और पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र में। जो 2 विधानसभा क्षेत्र शेष हैं, मोकामा और बाढ़, वह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो अब ये पटना जिले के पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की 12 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के सामने एक संकट यह है कि एक राजपूत को लड़ाना है, एक राजपूत को लड़ाना है, क्योंकि बाढ़ हो गया मुंगेर में और राजपूत फतुहा ही लड़ता रहा है, लेकिन राजपूत जीतता भी नहीं है। ये भी सही बात है, यह भी सही है। हाँ, एक ही प्रयोग कितना बार करेंगे, एक ही प्रयोग कितना बार करेंगे। तो यह संकट भी घर आ रहा है। हाँ, तो लेकिन हम राजपूत ना लड़ाएं फतुहा, तो इसीलिए देखिए, जो दिग्घा में बिट्टू सिंह की दावेदारी चल रही है, बिट्टू सिंह के दावेदारी की जेडीयू से हम लड़ेंगे, उस दावेदारी के पीछे भी यह गणित है कि यदि फतुहा में राजपूत का टिकट कटता है तो पटना शहरी क्षेत्र में, लेकिन संजीव चौरसिया का क्या होगा, संजीव चौरसिया का टिकट कैसे कट जाएगा, यह समझ से परे की बात है। गंगा बाबू के बेटे हैं, समझे ना, और अपने क्षेत्र में तो हैं ही। तो अब फतुहा में यदि राजपूत लड़ना है तो देखिए, सत्येंद्र सिंह तो हैं ही, एक गोपाल शंकर सिंह हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और अमेरिका से लौटे हैं, और ऐसा नहीं लौटे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लौटे हैं, अब स्थायी तौर पर लौट के आ गए हैं, और चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें वह लगे रहते हैं। तो गोपाल शंकर सिंह की चर्चा चलती है। और यदि यादव लड़ाना है तो टुनटुन गोप की चर्चा सबसे मजबूत चर्चा है, ठीक है ना। और इसके अलावा सुधीर यादव की चर्चा होती रहती है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए, बख्तियारपुर के जो भाजपा नेता हैं वह इस बात के लिए भी छाती पीट रहे हैं कि फतुहा में भी यादव मत लड़ाओ। बख्तियारपुर भी यादव लड़ेगा, फतुहा में भी यादव लड़ेगा, तो खेल दोनों जगह खराब हो जाएगा। बख्तियारपुर के भाजपा उम्मीदवारों को यह डर सता रहा है। क्यों डर सता रहा है? क्योंकि बख्तियारपुर में भी 25 से 30 हजार राजपूत हैं, और बख्तियारपुर में भी भाजपा का उम्मीदवार यादव हो गया, और फतुहा में भी एनडीए का उम्मीदवार यादव हो गया, तो राजपूत क्या झाल बजाएंगे? तो खतरा इस बात का लग रहा है कि इस परिस्थिति का फायदा सबसे अधिक जनसुराज उठा लेगा।
हाँ, जन सुराज उठा लेगा। जन सुराज में कोई राजू मुखिया है, जाति से राजपूत हैं, तो उनकी चर्चा होती है। और प्रशांत किशोर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भाई पहले वह देखेंगे कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन किस जाति के उम्मीदवार को लड़ा रहा है। यदि दोनों यादव लड़ रहे हैं तो आसानी से यह राजपूत दे देंगे, तो फतुआ का समीकरण भी खराब होगा और बख्तियारपुर का समीकरण भी खराब हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। ये कुल मिलाकर स्थिति है। तो जितने विधानसभा सीटों की हमने चर्चा की है, जी। आपने समझा है किनका पलड़ा कितना भारी है, कौन कितने प्रयासरत हैं और कौन कहाँ कितनी मजबूती से के साथ खड़े हैं, हर जी। चीज के साथ तैयार हैं, ये आप समझ रहे हैं। हमने इस वीडियो में आपको हर जानकारी देने की कोशिश की है जो इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन विधानसभा सीटों के लिए जरूरी थी। बहुत शुक्रिया, आप लाइव सीट बने रहें। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या हाल है इन लोगों का जिनके नाम की हमने चर्चा की है। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।